together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. दिल से सुनो, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है सलाम सिनेमा. हेलो हैदराबाद, मैं हूं आपके सौती सफर का साथी आरजे मजहर और आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0. तो फिर से आपका स्वागत है आपके पसंदीदा शो सलाम सिनेमा में. तो जो नई ऑडियंस हमारे साथ जुड़ रही है, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको इस सीरीज़ के बारे में देता चलूं. ये सीरीज़ जो हमने शुरू की है, इसमें हम आपको पर्दे पर चल रही फिल्म को सजाने के लिए जो एक बहुत बड़ी जमात काम करती है, जो गुमशुदा है, उनसे जुड़ी हुई कुछ किस्से, कहानियाँ या फिर फिल्मी जगत से जुड़े हुए कुछ हैरत अंगेज़ वाक़यात आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए रेफरेंस के तौर पर हम कुछ फिल्मी जगत के बड़े नामों ने जो किताबें लिखी हैं, उन किताबों से कुछ मवाद आपके सामने पेश करेंगे. और आज के इस एपिसोड में जिस किताब से मैं आपको उन दिलचस्प कहानियों की तरफ ले जाऊंगा, वो किताब फिल्मी जगत के बहुत बड़े नाम डायरेक्टर और राइटर जनाब ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की लिखी हुई है. तो सामईन मुलाहिज़ा फरमाए किताब सोने चांदी के बुत से एक मजमून. तो ये जो मजमून है, जिसमें फ़िल्म सोसाइटी के बारे में ख्वाजा अहमद अब्बास साहब बात करते हैं और इन्होंने हकीकी ज़िंदगी से कुछ मिसालें उठाई हैं और उस मिसालों के ज़रिए से एक नक्शा आवाम को देने की कोशिश की है कि किस तरह से जो फ़िल्मी दुनिया का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, एक पूरा का पूरा नक्शा है, वो बना हुआ है और किन आधार पर ये चलता है. तो सामईन मुलाहिज़ा फरमाएं, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब लिखते हैं कि हज़ारों बरस पहले मन्नू महाराज ने भारतीय समाज को 4 वर्ण या 4 तबकों या 4 ज़ातों में बांटा था. मिट्टी के घड़ों के कुतुब मीनार, जिसमें एक घड़ा दूसरे घड़े के ऊपर धरा हुआ हो, इसी तरह कहा जाता था कि भगवान ने ये ज़ात पात का मीनार बनाया था, जिसमें एक ज़ात हमेशा से दूसरी ज़ात के ऊपर रहती थी. सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, इनके बाद क्षत्रिय, क्षत्रियों से निचले दर्जे पर थे वैश्य, और सब तबकों के नीचे दबे हुए थे शूद्र ज़ात के अछूत. कहते हैं कि ये 4 ज़ातों का वर्ण आश्रम की तकसीम पर आधारित था. जो पूजा पाठ करते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, वो ब्राह्मण कहलाते थे. क्षत्रिय हथियार उठाने वाले और सूरमा सिपाही थे. वैश्य मध्यम वर्ग के व्यापारी दुकानदार थे. और शूद्र थे जो इन तीनों ज़ातों या तबकों की सेवा करने के लिए सबसे घटिया और नीच काम करने पर मजबूर थे. बिल्कुल इसी तरह फिल्मी समाज भी 4 तबकों में बटा हुआ है. फिल्मी कुतुब मीनार की सबसे ऊंची मंजिल में है फाइनेंसर, सेठ, साहूकार लोग, जिनके रुपये से ये फिल्मी धंधा चलता है, जो 50% से 150% तक सूद लेते हैं, और वो भी ब्लैक में, प्रोड्यूसर के दस्तखत की हुई हंडियों के बलबूते पर.
इन हंडियों पर जब जी चाहे जितनी रकम जी चाहे लिखी जा सकती है और मज़ा ये है कि सूद अंदर से काट कर रकम देते हैं। मसलन अगर किसी ने 1 लाख रुपये 1 बरस के लिए कर्ज लिया और इस पर 3% माह सूद देना ठहरा तो कर्ज लेने वाले को सिर्फ 68,000 रुपये मिलेंगे, जबकि वो रसीद देगा 1 लाख की। सूद की रकम अंदर से काट ली जाएगी और क्योंकि रकम की अदायगी में देर होना यकीनी है तो सूद की ज़मानत के तौर पर 10-20 कोरी हंडियों पर प्रोड्यूसर के दस्तखत करा लिए जाएंगे। इनके बाद नंबर आता है उनका जो ब्लैक में रुपये फाइनेंसरों से कर्ज लेते हैं और स्टार्स को लाखों रुपये ब्लैक में देते हैं। ये लोग प्रोड्यूसर कहलाते हैं, मगर ये जो बनाते हैं यानी प्रोड्यूस करते हैं वो फिल्म नहीं होती। फिल्म बनाने का एक प्रपोज़ल यानी एक तजवीज़ होती है। अगर हीरो ए और हीरोइन बी और म्यूज़िक डायरेक्टरों सी और डी को एक कलर पिक्चर में ले लिया जाए तो ये 50 लाख में बिक सकती है। डिस्ट्रीब्यूटर भी इसको ख़रीदने के लिए तैयार हो जाएंगे और शुरू के ख़र्चों के लिए फाइनेंसर भी 50-10 लाख दे ही देंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है और प्रपोज़ल पर ही सारा फिल्मी व्यापार फलता फूलता है। आम तौर पर प्रोड्यूसर वो होता है जिसके पास फिल्म में लगाने के लिए रुपया नहीं होता, और होता भी है तो वो इस रुपये को क्यों ख़तरे में डालने लगा। रुपया तो हमेशा प्रपोज़ल बनाने के बाद फाइनेंसर से या डिस्ट्रीब्यूटर से आता है। तभी तो फिल्मी समाज की ऊंच नीच में फाइनेंसर के बाद दूसरा दर्जा प्रोड्यूसर से ऊंचा रखा गया है। इन दोनों के बाद तीसरा नंबर आता है फिल्म स्टार्स का। इनका तीसरा नंबर ऐसे ही है जैसे शाही जुलूस में किसी बादशाह, शहंशाह, सम्राट या डिक्टेटर की मोटर के आगे आगे 2 घुड़सवार या 2 मोटरसाइकिल सवार हरा दिल दस्ते की तरह चलते हैं रास्ता साफ करने के लिए, और फिर तीसरे नंबर पर बादशाह या डिक्टेटर की सवारी आती है। असल में फिल्मी समाज में जो पोजीशन स्टार्स को हासिल है वो बादशाह, महाराजा बल्कि सम्राट को भी हासिल नहीं होती। पोजीशन सिर्फ डिक्टेटर को हासिल होती है। जी हाँ, डिक्टेटर को। अगर दिन के वक्त फिल्म स्टार कह दे कि ये रात है तो सब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर यही कहेंगे कि जी हाँ जनाब, रात ही तो है। और अगर रात के वक्त कह दें कि दिन है तो सब लोग इसकी हामी भरने लगेंगे। फिल्म स्टार्स हीरो भी हो सकता है, हीरोइन भी हो सकती है। नखरे तो दोनों के ही होते हैं, मगर ताज्जुब की बात यह है कि हीरोज़ के नखरे हीरोइनों से ज़्यादा होते हैं। हीरो का इसरार होता है कि गर्मियों के मौसम में इंडोर शूटिंग हो तो एयर कंडीशन स्टूडियो में होना ही चाहिए, और आउटडोर शूटिंग हो तो श्रीनगर, शिमला, नैनीताल, मसूरी या ऊटा कमंड में हो, जहां ठहरने के लिए शानदार 5 स्टार होटल हो, जहां का रॉयल सूट हीरो के लिए पहले से ज़ेर होकर तैयार किया जाए, और जहां हीरो अपने बीवी, बच्चों समेत या फिर अपने सेक्रेटरी और चमचों समेत ठहर सके। फिल्मी समाज पर रिसर्च करने वाले आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि फिल्मी वर्ण आश्रम में हीरोइन के माँ बाप और नानी का क्या दर्जा है। एक ज़माना तो वो था जब हीरोइन की नानी प्रोड्यूसर से कहती थी, सेठ जी बहुत दिनों से हमारा फ़ोटो पेपर्स में नहीं छपा, मतलब ये कि इनकी बीबी की तस्वीर नहीं निकली। इस शाही अंदाज के हम में नानी और नवासी दोनों शामिल थीं, मगर आजकल नानियों और माओं की जगह सेक्रेटरीज़ ने ले ली है। नाम बदल गए हैं मगर अंदाज नहीं बदले। फिल्मी दुनिया में कहावत है कि आज का सेक्रेटरी कल का प्रोड्यूसर, यानी हर सेक्रेटरी से ख़बरदार रहो। तो सामीन, ये तो ख्वाजा अहमद अब्बास साहब जो फिल्म का स्ट्रक्चर बयान कर रहे हैं। खैर, इसका सिलसिला तो चलता रहेगा। तब तक के लिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। You are listening to Salam Cinema, Radio Manu 90.0 FM's Cinema Stories. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।
ये है रेडियो मानो 90.0 एफएम। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। अच्छी चीज हासिल कर लेना कोई खूबी नहीं, खूबी उसे उम्दा तरीके से इस्तेमाल करने में। जॉनसन। Benjamin Franklin once said, and I quote, "Either write something worth reading or do something worth writing." गौतम बुद्ध ने कहा है, मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। You are listening to Salam Cinema, Radio Manu 90.0 FM's Cinema Stories. तो सामाइन, ब्रेक के बाद फिर आपका खैर मकदम है आपके इस पसंदीदा शो में सलाम सिनेमा में। तो मैं बयान कर रहा था ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की किताब सोने चांदी के बुत से एक मजमून। तो चलिए उसी मजमून को अब हम आगे बढ़ाते हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब लिखते हैं कि मुमकिन है आप सोचें कि फ़िल्मी समाज में फ़िल्म स्टार्स को तो तीसरा दर्जा दिया गया, तो ये सबसे ऊंचे कैसे हो गए। ये तो ऐसा ही है जैसे वैश्य अपने आप को ब्राह्मणों से ऊंचा समझने लगें या सचमुच ऊंचे हो जाएं। तो बात ये है कि आजकल के आर्थिक समाज की बुनियाद धर्मशास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने पर नहीं है, रुपये पैसे पर है। जो ब्राह्मणों के पास नहीं है, ना क्षत्रियों के पास है, वो सिर्फ व्यापारियों, सेठों, साहूकारों के पास है, जो वर्ण आश्रम के मुताबिक तीसरे दर्जे के वैश्य हों। लेकिन आजकल ब्राह्मणों क्या, बादशाहों क्या, डायरेक्टरों से ज़्यादा शक्तिवान और ताकतवर हैं। इसी तरह फिल्म स्टार्स भी फिल्मी समाज के तीसरे वर्ण में होते हैं, और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको वर्णों में तकसीम नहीं किया जा सकता। इनके साथ ही चंद ऊंचे दर्जे के म्यूज़िक डायरेक्टर भी शामिल हैं। ये भी फिल्म स्टार्स से किसी तरह कम नहीं है। इनका अंदाज़ भी शाहाना नहीं तो फिल्म स्टाराना ज़रूर होता है। कलाकार होते हुए भी जितनी पूंजी इन स्टार्स और म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास है, इतनी पूंजी किसी के पास नहीं होती। कहने को ये प्रोड्यूसरों, फाइनेंसरों के नौकर होते हैं, डायरेक्टर के मातहत होते हैं, लेकिन असल में फाइनेंसर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब इनके आगे हाथ जोड़ खड़े रहते हैं। अब फिल्मी समाज का चौथा तबका या वर्ण आता है। इन फिल्मी शूद्रों में सारे राइटर, चाहे वो स्टोरी लिखते हों या स्क्रीन प्ले या डायलॉग, सारे कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, सब टेक्नीशियंस, प्रोडक्शन मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह सब शामिल हैं। फिल्मी समाज के कुतुब मीनार में ये सबसे निचला दर्जा है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि दरअसल ये लोग फिल्मी समाज की जड़ यानी कि बुनियाद होते हैं। इनके बगैर ना कोई फिल्म बन सकती है, ना दिखाई जा सकती है, ना रुपया बनाया जा सकता है। अगर एक कैमरामैन या इसका असिस्टेंट कैमरे में लेंस लगाने में एक चुटकी बराबर भी गलती कर दे तो 15 लाख का हीरो टेक्निकल कलर फोटोग्राफी के बावजूद आउट ऑफ फोकस होता है। यही हाल है गाने के 6-7 हज़ार रुपये लेने वाले या वाली सिंगर का। अगर साउंड रिकॉर्डिस्ट या इसके असिस्टेंट ठीक से इसका गाना रिकॉर्ड ना करें तो इसकी आवाज़ का सत्यानाश हो सकता है।
मगर जिस तरह आम समाज में अनाज उगाने वाले किसान, कारखानों में कपड़ा और घड़ियाँ और मोटरें बनाने वाले मज़दूरों, ऊंचे ऊंचे मकान और बिल्डिंगें बनाने वाले मेमार और कारीगर की खुशहाली और तरक्की की जड़ बुनियाद हैं, मगर सबसे निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। अपनी मेहनत के मुआवजे में चंद पैसे पाते हैं, जबकि इनकी मेहनत मजदूरी, इनके खून पसीने से पूंजी पत्ती और मिल मालिक लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। इसी तरह ये फिल्मी समाज के मेहनत कश हैं जो फिल्मी दुनिया की जड़ बुनियाद होने के बावजूद भूखे मरते हैं। तो सामीन, यहाँ पर जनाब ख्वाजा अहमद अब्बास साहब जो स्ट्रक्चर बयान कर रहे हैं उससे आप ये बात जान सकते हैं कि किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री ने एक्टर्स को या फिर डायरेक्टर को, और ख़ास तौर पे यहाँ पे ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने जिनका जिक्र किया है, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स का, इन लोगों को जो ग्लैमराइज कर दिया गया है। आम आवाम को देखने पर यही लगता है कि जो भी ताउन है या फिर जो भी अहम किरदार है या मुख्य भूमिका है वो इन्हीं लोगों की है, मगर दरअसल इन सारे लोगों से हटकर जो फिल्म में अपना असल योगदान देते हैं, जिन्हें ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने सबसे निचले दर्जे पर रखा है, वो हैं आपके टेक्नीशियंस जो साउंड पे काम करते हैं, कैमरे पे काम करते हैं। इनके साथ जो सलूक होता है सेट पर वो इसी तरह का होता है जो बाहर किसी समाज में झाड़ू मारने वाले के साथ हो सकता है या फिर किसी कचरा उठाने वाले के साथ हो सकता है। हालांकि अगर ये लोग ना हो तो समाज नामुकम्मल है और शायद कई लोगों के कई सारे काम भी रुक सकते हैं, मगर फिर भी इन लोगों को वो अहमियत नहीं दी जाती। खैर, अब ये तो कहने की बातें हैं कि हर काम की इज्जत करनी चाहिए, मगर अगर समाज वाकई में ऐसा होता तो शायद ही किसी को कोई तकलीफ़ होती। अब आगे ख्वाजा अहमद अब्बास साहब लिखते हैं कि शूद्र दूसरी ज़ातों और दोनों से नीचे समझे जाते हैं, लेकिन खुद शूद्र में भी ऊंच नीच है। इसी तरह फिल्मी समाज के शूद्रों में भी सबसे निचला तबका एक्सेट्राना और स्टूडियो के कलियों का है। ये लोग फिल्मी दुनिया की रंगीनी, रौनक, दौलत और शोहरत का जलवा सिर्फ दूर से करते हैं। खुद इनकी ज़िंदगी में न रंगीनी होती है, न खुशहाली, न चहल पहल। इनके लिए तो हर वक्त नून तेल लकड़ी का मसला खड़ा रहता है, यानी ये कि इतनी कम तनख्वाह में और इस महंगाई के दौर में किस तरह गुजारा कर पाएँ। यानी इनकी हालत वही है जो मुल्क के मेहनत करने वाले अवाम, छोटे किसानों और मज़दूरों की है। ये फिल्मी समाज हमारे आम समाज का ही एक छोटा सा नमूना है। वहाँ भी ऊंच नीच है, यहाँ भी ऊंच नीच है। वहाँ भी एक तरफ थोड़े से लोगों के लिए खुशहाली है, रुपये की रेल पेल है, एयर कंडीशन होटल हैं और एयर कंडीशन लंबी मोटरें हैं। यही ऊंच नीच और नाबराबरी फिल्मी समाज में भी मौजूद है। अगर फिल्मी समाज के ऊपर ग्लैमर का मलम्मा चढ़ा हुआ हो, जिसकी वजह से हर एक की नज़र चकाचौंध हो जाती है, हर एक समझता है कि फ़िल्मी दुनिया निराली दुनिया है, अनोखी दुनिया है, मगर वाक़या ये है कि यहाँ भी ज़्यादा लोगों के लिए मेहनत है, पसीना है, कभी कभी अपना खून भी बहाना पड़ता है, भूख है, बेकारी है और सच्ची कला की और सच्चे कलाकारों की बेकदरी है। हाँ, चंद खुशकिस्मत फिल्म स्टारों के लिए, चंद प्रोड्यूसरों, फाइनेंसरों के लिए दुनिया का हर ऐशो आराम मौजूद है, बिल्कुल जैसा गैर मुल्की समाज में है। मगर मैं अक्सर सोचता हूँ कि फ़िल्मी दुनिया में भी इनकलाब आ गया तो वो नहीं होगा जो बाहर की दुनिया में हुआ है। कब तक मिट्टी के घड़े कुतुब मीनार की शक्ल में एक के ऊपर एक धरे रहेंगे? एक ज़लज़ला, एक भूकंप, एक आंधी काफ़ी है और फिर ये मिट्टी के घड़े नीचे गिरकर टूट जाएंगे। ऊंच नीच दूर ना भी हुई तो इसमें बहुत कमी हो जाएगी। एक नई ढंग की फिल्में बननी शुरू हो गई हैं जो रुपये पैसे का नहीं, आर्ट का, मकसद का, भावना का, जज्बात का, ख्याल का और सोचों का व्यापार करती हैं। इनमें महंगे फिल्म स्टारों के बजाय अच्छे आर्टिस्ट होते हैं जिनको फिल्म बनाकर कोई एक आदमी लिख पाता है या फिर उसे लिखने के बाद एक करोड़पति नहीं बन पाता, बल्कि महज उसका मकसद वहाँ पर उसे मकसूद होता है। और अब तो ये फिल्में एक हद तक पसंद भी की जाने लगी हैं। इनकलाब नहीं तो एक बड़ी तब्दीली फिल्मी समाज में आ ही गई है, जैसे काफ़ी बड़ी तब्दीली हमारे समाज में आ गई है।
याद रखने की बात सिर्फ इतनी है कि फ़िल्मी दुनिया भी इसी दुनिया में है और फ़िल्मी समाज भी हमारे समाज का ही एक छोटा सा नमूना है। तो सामीन, ये आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे जनाब ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की किताब सोने चांदी के बुत से कुछ हैरत अंगेज़ कहानियाँ, कुछ दिलचस्प वाक़ये। खैर, ये जो सिलसिला हमारा है ये ऐसे ही जारी व सारी रहेगा, मगर तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0। आप सुन रहे हैं सलाम सिनेमा, रेडियो मानो 90.0 FM की फिल्मी कहानियां। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। Let's listen to अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत। अर्ज किया है में आज हम बात करेंगे जिलानी बानो की। जिलानी बानो का असल वतन बदायूं उत्तर प्रदेश है। उनके वालिद हैदराबाद आकर बस गए और यहीं उनकी पैदाइश हुई। जिलानी बानो का पहला अफसानवी मजमुआ रोशनी के मीनार 1958 में शाये हुआ। निर्वाण और कुन उनके दूसरे अफसानवी मजमुओं के नाम है। उन्होंने कई नॉवेलेट भी लिखे जिनमें जुगनू और सितारे और नगमे का सफ़र काबिल ज़िक्र हैं। उनके 2 नावल ऐवान गज़ल और बारिश संग बहुत मकबूल हुए। जिलानी बानो के अफसानों और नावलों का असल मौजू हैदराबाद के ज़वाल के बाद जागीरदारों की बिखरती हुई ज़िंदगी है। उन्हें ज़बान व बयान पर कुदरत हासिल है। इसके अलावा वह हैदराबाद की मखसूस बोली का इस्तेमाल भी बड़ी चाबुकदस्ती से करती हैं। जिलानी बानो को आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी अवार्ड, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, कौमी हाली अवार्ड और हुकूमत हिंद की जानिब से 2001 में पद्मश्री से भी नवाजा गया। दोस्तों, ये थे डॉक्टर जिलानी बानो के हालात ज़िंदगी। अर्ज़ किया है मैं आपसे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। You are listening to Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं सलाम सिनेमा, रेडियो मानो 90.0 FM की फिल्मी कहानियां। तो सामीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है आपके पसंदीदा शो सलाम सिनेमा में। तो हम लोग आज के इस एपिसोड में जनाब ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की किताब से कुछ इक़्तिबास आपके सामने पेश कर रहे थे। तो चलिए अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब मज़मून को आगे बढ़ाते हुए ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने फ़िल्मों में नए तजुर्बों का जिक्र किया है। पहले तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसको 4 तबकों में ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने तकसीम किया था। अब उसी में वो फिल्म में नए तजुर्बों के बारे में बात कर रहे हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब लिखते हैं कि ठोस कहानी की जगह स्क्रीन प्ले के फार्मूलों के पैंतरेबाजी ने ले ली है। हॉलीवुड के बॉय मीट गर्ल्स के फार्मूले, एक लड़का एक लड़की, या एक लड़का 2 लड़कियाँ, या 2 लड़के 1 लड़की, ना लड़का इस ज़मीन का ना लड़की। लड़के लड़की की मुलाकात हुई, आंखें 4 हुई, झट से बीमार हो गया, 4 गाने गाए, 2 डुएट, 1 नाच हुआ। हीरोइन नाची, हीरो ने ढोल बजाया, विलन ने अड़ंगा लगाया, गलत फहमियाँ हुई। हीरो ने सैड सॉन्ग गाया, हीरोइन ने सैड सॉन्ग गाया, क्लाइमैक्स में घूंसाबाजी हुई, विलन पहाड़ से नीचे गिर गया, हीरो हीरोइन एक दूसरे से मिल गए और बस ख़त्म। यही एक रिवायती कॉमर्शियल सिनेमा का फार्मूला जो चलता आ रहा था। ऐसे चालू व्यापारी फार्मूलों का मुकाबला करना आसान काम नहीं था, खुसूसन उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने सितारों भरे फार्मूलों पर 20-30 लाख रुपये लगाया है।
लेकिन कुछ सरफिरे नौजवान ऐसे भी थे और इस व्यापारी माहौल में भी फ़नी मयार की बात सोचते थे। ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश करते थे जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हो या ना हो, मगर देखने वालों के दिल और दिमाग पर अपनी गहरी छाप छोड़ें और इनको ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचने पर मजबूर करें। और क्योंकि फ़िल्म का धंधा दरअसल एक जुए का धंधा है, या फिर आप इसे एक लॉटरी भी कह सकते हैं, कोई नहीं कह सकता कि कौन सी फिल्म कब और क्यों कामयाब हो जाए। इसलिए कभी कभी ऐसी फिल्में भी कामयाब हो जाती हैं जिनमें व्यापारी फार्मूलों के बजाय एक संजीदा और ठोस कहानी होती है। मेरी फिल्म शहर और सपना, जिसको 40 डिस्ट्रीब्यूटरों ने देखकर रद्द कर दिया था क्योंकि इसमें न गाने थे, ना नाच, ना कैबरे सीन, ना सेट की चमक दमक, ना जाने बूझे सितारे, ना हीरो हीरोइन भी, सब के सब मामूली शक्ल सूरत के। इसके बावजूद भी जब इस तस्वीर को या फिर इस फिल्म को प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल अवार्ड मिला और इसके बाद ये रिलीज़ हुई तो खासी साबित हुई। एक कम खर्च की छोटी सी फिल्म के लिए भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके बाद 1967 ईस्वी में जब 50-60 लाख रुपए की व्यापारी फार्मूले की नाच गानों से भरपूर रंगीन फिल्में बुरी तरह फेल हो रही थी, उस वक्त चेतन आनंद ने एक छोटी सी काली और सफ़ेद फिल्म बनाई जिसका नाम था आखिरी ख़त, जिसमें कोई ऐसा स्टार नहीं था जो इस वक्त मशहूर हो और कामयाब हो, बल्कि जिसका असल हीरो एक 2 बरस का नन्हा बच्चा था। मगर इस फिल्म में इतनी भावना थी, इतनी आर्टिस्टिक खूबसूरती थी कि ये फिल्म काफ़ी हद तक पसंद की गई और कई इलाकों में तो बहुत सी महंगी, रंगीन और बड़े बड़े स्टारों की फिल्मों से ज़्यादा कामयाब रही। इस तरह की एक सीधी साधी मगर बड़ी भावशाली तस्वीर मरहूम शैलेंद्र ने प्रोड्यूस और नौजवान बंगाली डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य ने डायरेक्ट की थी। नाम था तीसरी किस्म। बावजूद इसके कि इसमें राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे बहुत अच्छे और बहुत महंगे सितारे थे, इस फिल्म की ख़ास खूबी मामूली देहाती लोगों की सीधी साधी कहानी थी जिसको पनेश्वरनाथ रेणु की एक कहानी की बुनियाद पर फिल्माया गया था। इन तीनों फिल्मों का काफ़ी चर्चा हुआ। तीसरी किस्म को भी राष्ट्रपति गोल्ड मेडल मिला, मगर इन 3 फिल्मों में अगर कोई चीज़ मुश्तरक थी, कॉमन थी, तो वो ये कि हर एक में एक कहानी थी जिसको हमारी समाजी ज़िंदगी की तस्वीर कहा जा सकता है। मगर चंद्र चैटर्जी और बरवा के इश्तिराक के कई बरस बाद ये पहला मौका था कि कई फिल्में अपनी कहानियों की बुनियाद पर कामयाब हुई और इनकी कामयाबी ने साबित कर दिया कि अगर कहानी दिलचस्प हो, मकसदी हो और ज़िंदगी की सच्चाई के करीब हो तो स्टार्स और संगीत के बग़ैर भी अच्छी और कामयाब फिल्म बनाई जा सकती है। अब खैर, रिलीज़ होकर लोगों तक नहीं पहुंचने वाली इन फिल्मों में इसलिए नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग इस बजट में फ़िल्म को या फिर इस फिल्म के क्राफ्ट को समझ पाएंगे, लेकिन असली कहानी में पंजाब के देहात की एक सीधी साधी ब्याही औरत की जो तस्वीर पेश की गई है वो सच्ची होते हुए भी अदब और ख़ासकर फ़िल्म की दुनिया में बिल्कुल अनोखी है। हमारे फ़िल्म बनाने वाले और फ़िल्म देखने वाले सचमुच इस इंसानी नफ्सियात की गहराई में उतर पाएंगे जिसकी इस फिल्म ने कोशिश की है। ये शायद किसी हद तक इस मकसद में डायरेक्टर को या फिर राइटर को कामयाबी हासिल हो। अब इसके बाद एक तजुर्बा है। अगरचे मियाँ बीवी के बंधन की इस कहानी में कहानी का जो डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर हैं, दोनों ही बासु भट्टाचार्य ने एक पुराने सवाल का नया जवाब देने की कोशिश की है। और अब कितनी ही नई फिल्में बन रही हैं या बन चुकी हैं, रिलीज़ होने का इंतज़ार कर रही हैं, और इन सब कहानियों में इंसानी ज़िंदगी भूल भुलैया का कोई अंधा कुआं या फिर कह लीजिए कि एक अंधा कुआं उजागर किया गया है। मोहन राकेश का ड्रामा आधे अधूरे जो स्टेज पर कामयाबी हासिल कर चुका है, और राकेश का ही एक और मगर ज़्यादा गहरा और सिंबॉलिक ड्रामा आषाढ़ का एक दिन, जिसको मनी कॉल ने एक नए ढंग की टेक्निक से फिल्माया है। अब इसमें
जो कमलेश्वर की कहानी है फिर भी, जिसको शिवेंद्र सिन्हा ने फिल्माया है, ये फिल्म बेहतरीन हिंदी फिल्म का इनाम भी हासिल कर चुकी है। सबूत घोष की बंगाली कहानी, जिसको एक अधूरी कहानी के नाम से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मृणाल सेन ने फिल्माया है। नई कहानियाँ, नए ढंग की कहानियाँ और नए ढंग की फिल्म, नए तजुर्बे हिंदी में, बंगाली में, मलयालम में, कन्नड़ा में, मुमकिन है और ज़बानों में भी ऐसे तजुर्बे हो रहे हैं। ये हमारे सिनेमा के लिए एक मुबारक घड़ी है, जब कम से कम चंद हिंदुस्तानी फिल्मों की कहानियों को फार्मूले की सुनहरी जंजीरों से आज़ाद किया जा रहा है। मगर अभी हमारे मुल्क के कहानियों के ख़जाने ख़त्म नहीं हुए। अभी तक तो चंद हिंदी के मुसन्निफ़ों की कहानियाँ ही फिल्माई गई हैं। अभी तो प्रेमचंद की कई नावल और कई कहानियाँ नए ढंग से फिल्माए जाने का इंतज़ार कर रही हैं। अभी तो शरद चंद्र चैटर्जी के शाहकार श्रीकांत पर किसी ने हाथ डालने की जुर्रत नहीं की। अभी तो बेदी, कृष्णचंद्र, इस्मत चुगताई, बलवंत सिंह, रामलाल, अमृता प्रीतम की कितनी ही गहरी, गंभीर और दिलचस्प कहानियाँ हैं जो पहले पर्दे पर आने का इंतज़ार कर रही हैं। अभी तो हिंदी सिनेमा में तजुर्बे शुरू ही हुए हैं। तो सामीन, इस मज़मून में जनाब ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने फ़िल्मी दुनिया में हो रहे नए तजुर्बों का जिक्र करते हुए उस बीट को इन्होंने टच नहीं किया है, या फिर उस दिशा में ये नहीं गए हैं, क्योंकि फ़िल्मी दुनिया में नए तजुर्बों से मुराद अगर हम और आप लेंगे तो यहाँ पर हम तजुर्बों से मुराद यही लेंगे कि VFX पे या फिर ग्राफिक्स पे मूवीज़ के किस तरह से काम हो रहा है। मगर उससे हट कर यहाँ पर ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने फ़िल्म पैटर्न्स की बात की है कि एक कॉमन सा पैटर्न जो चला आ रहा है कि एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और उन दोनों के बीच में विलन अड़ंगा डालता है, फिर आखिर में हीरो विलन से लड़ाई करता है और विलन मर जाता है और हीरो हीरोइन आपस में मिल जाती हैं। ये कॉमर्शियल सिनेमा का फार्मूला था, जिससे हट कर फिल्में बनाना या फिर इसे प्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ा रिस्क समझा जाता था, जो काफ़ी लोग नहीं कर पाते थे। आज भी इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे लोग मौजूद हैं जो यूनिक, मुनफरिद या फिर क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, मगर चूँकि अवाम भी ऐसी मसाला फ़िल्मों को ज़्यादा तरजीह देती है या फिर कमर्शियल सिनेमा को ज़्यादा तरजीह देती है, इसीलिए ऐसी फ़िल्में कई सारे लोग बना नहीं पाते। एक बहुत बड़े एक्टर हैं जिन्हें आप भी उनका नाम आप बखूबी सुना होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो साल भर कुछ ऐसी कॉमर्शियल फ़िल्में करते हैं जिनसे उन्हें अच्छा खासा पैसा वसूल हो, ताकि वो साल के आखिर में कुछ ऐसी फ़िल्मों में काम कर पाएँ जो उनकी पसंद की है। और मंटो फिल्म भी उनके इसी पसंद का एक हिस्सा थी। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी बेहतरीन और इतनी खूबसूरत फ़िल्में जो हम तक पहुंचनी है वो नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा रोल कॉमर्शियल का होता है, यानी कि माली नज़म का होता है, जिसकी वजह से कई सारे लोग रिस्क नहीं लेते हैं। क्योंकि आज भी कई सारी ऐसी कहानियाँ हमारे आतराफ़ गर्दिश कर रही हैं जो अपनी झंझोड़ देने वाली सलाहियतों को अपने अंदर रखती हैं, मगर इसके बावजूद भी उन कहानियों को उठाकर पर्दे पर चलाने की जुर्रत कोई नहीं करता है। तो आप भी अगर सिनेमा के फ़ैन हैं या फिर आप भी फ़िल्में देखने के ख्वाहिशमंद हैं, तो ऐसी फ़िल्मों को भी कभी कभार तरजीहात दे दिया कीजिए, बड़े पर्दे पर जाकर देखिए, ताकि ऐसी फिल्में बनाने वालों की भी हौसला अफजाई हो, ताकि आर्टिस्टिक काम या फिर क्रिएटिव काम, जो मुनफरिद काम हमारे हिंदी सिनेमा में हो रहा है, वो उसका सिलसिला ऐसे ही जारी वो सारी रहे और उन फिल्म निगारों को भी थोड़ी सी हौसला अफजाई मिले और वो भी थोड़ा सा आगे बढ़कर ये सब काम कर सके। तो खैर, इसी के साथ यहाँ पर इस एपिसोड का हम इख्तिताम करते हैं और अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मज़मून के साथ, एक नए इक़्तिबास के साथ, और हम ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ जो हिंदी सिनेमा से जुड़ी हैं और पर्दे के पीछे से जुड़ी हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अलविदा और सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0। You were listening to Salam Cinema, Radio Mano 90.0 FM's Cinema Stories. ये है रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।